नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज सीटेट 2020 में ऑनलाइन परीक्षा जो हुई है प्राइमरी की, उनसे संबंधित प्रश्न लेकर के हम प्रीवियस ईयर प्रश्न लेकर के आए हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। इसमें दो प्रकार हैं, एक कथन है और एक तर्क है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये पहला कथन है और दूसरा क्या है, तर्क। तो कथन क्या कहता है, एक बच्चे की विकास की प्रगति को उसी क्रम के बच्चे के विकास दर की दर से तुलना करके सटीकता, यहाँ शब्द देखिए नेगेटिव आया है, से मापा जा सकता है। दूसरा तर्क क्या कहता है, तर्क कथन के अनुरूप है तो सही है, नहीं तो गलत। विकास का स्वरूप व गति बच्चों के लिए एक समान की बात अगर करेगा मित्रों तो नेगेटिव है। सभी सांस्कृतिक परिवेश में समान रहता है, सही विकल्प। इस प्रकार अगर मित्रों हम देखें तो विकल्प ए, क्या दोनों सही व्याख्या करते हैं। विकल्प बी, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करते। विकल्प सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। और विकल्प डी, ए और आर दोनों गलत। तो इस प्रकार मित्रों हमारा विकल्प डी सही है, ए और आर दोनों गलत। क्यों गलत है? क्योंकि सटीकता भी गलत है और एक समान भी गलत है। चलिए मित्रों, इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न। क्लासेस आपका स्वागत करता है। दूसरा प्रश्न हमारी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं मित्रों। प्रश्न है कि एक बच्ची फुटबॉल खेलने से पहले कूदना व छलांगे मारना, यह विकास के किस सिद्धांत को प्रदर्शित करता है। बहुत ही सुंदर। तो देखिए, शीर्षगामी सिद्धांत, दूसरा शीर्ष दूराभिमुखी सिद्धांत, तीसरा परिवर्तनीयता सिद्धांत, चौथा साम्य धारणा सिद्धांत। तो इसमें मित्रों सही विकल्प जो है वो ऑप्शन बी है, समीप दूराभिमुखी। तो इसमें क्या होता है, इस सिद्धांत में पहले व्यक्ति क्या करता है, कूदना और छलांगे मारना सीखता है, उसके बाद वो फुटबॉल खेलना सीखेगा। चलिए मित्रों, इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। देखिए प्रश्न 3 क्या कहता है, निम्नलिखित में से विकास के सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए, विकास आनुवांशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया का उत्पाद है। विकल्प बी क्या है, विकल्प बी कहता है विकास का कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। विकल्प सी क्या कहता है, विकास की दर एक समान और सार्वभौमिक है। विकल्प डी कहता है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है मित्रों, ध्यान से देखिएगा कि ये नहीं शब्द जुड़ा है, तो ये नहीं है, निगेटिव। तो निगेटिव इसमें मित्रों जो होगा वो विकल्प सी होगा कि विकास की दर एक समान है। फिर आगे बढ़ते हैं मित्रों प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4, अब इसमें भी कथन और तर्क दो आ गए। तो पहला कथन क्या है, बच्चे अपने संस्कृति में व्यवहार करने के उपयुक्त तरीके अपने दोस्त मीडिया जैसे स्रोतों से सीखते हैं। दूसरा है, सामाजिकरण एक प्रक्रिया है जो बहुत से औपचारिक व अनौपचारिक संसाधनों के जरिए होती है। इनके 4 विकल्प हैं, ए बी सी डी। पहला विकल्प आर, ए और आर सही है और आर की सही व्याख्या ए है। इसके बाद मित्रों हम दूसरा विकल्प देखें तो दूसरा विकल्प कहता है ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है सही व्याख्या नहीं है एक। सी कहता है ए सही है, आर गलत है, और डी कहता है कि दोनों गलत है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो पहला होगा। पहला क्या है, देखिए मित्रों, पहला विकल्प कहता है कि ए और आर दोनों सही। चलिए मित्रों, इसके बाद हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए एक शिक्षक को क्या चाहिए। चलिए, ऑप्शन ए, मूर्त संरचनाओं से सरोकार करने के लिए खूब अभ्यास करना चाहिए। वस्तुओं और विचारों को जटिल से वर्गीकृत करने के महोबा कराने चाहिए। ऐसी समस्याएं देनी चाहिए जो उच्च स्तरीय मूर्त सोच पर आधारित हो। ऐसी समस्याएं देनी चाहिए जो तर्कपूर्ण वैज्ञानिक समझ हो सकता है। तो प्रश्न नंबर 5 में जो सही आंसर बन रहा है मित्रों वो है बी। ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। वस्तुओं और विचारों को जटिल से वर्गीकृत करने के मौके मुहैया कराने चाहिए। समस्या की बात जब करेंगे मित्रों, दंड की बात करेंगे तो यह नेगेटिव होगा और नेगेटिव से हमें बचना है। इस परीक्षा में आपकी सकारात्मक सोच ही आपको अच्छे अंक दिला सकती है। और पहला ये बाल विकास का है पार्ट। तो बाल विकास के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि आप जब तक अपने को पॉजिटिव नहीं रखेंगे
तब तक आपसे प्रश्न सही नहीं होंगे और आप विकल्प में बच जाएंगे, गलत करेंगे। तो आपसे निवेदन है मित्रों कि अपने को पॉजिटिव रखिए। और चलिए हमारे अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की बात किया गया है कि किस चरण पर बच्चा समझ लेता है कि प्रतीकों का इस्तेमाल वस्तुओं को प्रतिनिधित्व कराने के लिए किया जाता है। अगर बच्चे के सामने साइकिल नहीं है, साइकिल शब्द सुनकर उसके मस्तिष्क में एक प्रतिबिंब बनता है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न आएंगे, इनका सही विकल्प क्या होगा मित्रों, चलते देखते हैं। ए पूर्व परंपरागत, बी पूर्व सक्रियात्मक, सी मूर्त सक्रियात्मक अवस्था और डी अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें जो हमारा सही विकल्प होगा होगा पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था क्यों होगा मित्रों? क्योंकि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा दी है। किसने दिया है? जीन पियाजे ने। क्या दिया है? संज्ञानात्मक विकास। चलिए मित्रों, तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है, इनके अंतर्गत पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था हमारी बनती है वो क्या है मित्रों? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के चरण में बच्चा समझ लेता है कि प्रतीकों का इस्तेमाल वस्तुओं के प्रतिनिधित्व के लिए किया जाता है। अगर बच्चे के सामने साइकिल नहीं है, तब भी वह साइकिल शब्द सुनकर मस्तिष्क में एक प्रतिबिंब बनाता है। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों में संकेतों के माध्यम से वस्तुओं की समझ विकसित होती है। यह है केंद्रीकरण के गुण के कारण एक समय में एक ही वस्तु पर ध्यान केंद्रित कर पाने से। बहुत सही। इसके बाद मित्रों चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। मानव 3 अंकों की संख्याओं को जोड़ करने में अकेला संघर्ष करता है, किंतु शिक्षिका की मदद से वह ऐसा करने में सक्षम है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार यह दर्शाया गया है। क्या दर्शाया गया है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र, बी कहता है पुनर्बलन, सी कहता है परिपक्वता और डी कहता है प्रतीकवाद। इसमें जो सही ऑप्शन है मित्रों वो है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए सही। चलिए देखते हैं कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र है क्या। तो मानव 3 अंकों को जोड़ करने में जो संघर्ष करता है और शिक्षिका की मदद से वो इनको करने में सक्षम होता है, इस पर जो कथन समीपस्थ विकास का क्षेत्र का सिद्धांत दिए हैं वो कौन से लेखक हैं मित्रों? लेव वाइगोत्स्की। चलिए मित्रों, तो लेव वाइगोत्स्की का कथन यहाँ पर है। क्या कहते हैं? इस सिद्धांत के अनुसार बालक को एक स्तर में सीखने के लिए अन्य व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। अन्य व्यक्ति की सहायता के अनुसार जब हम कोई चीज सीखते हैं तो उसे कहते हैं समीपस्थ विकास का। इसके बाद मित्रों हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार पूछ रहे हैं कि अधिगम क्या है। तो प्रश्न बनेगा ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है। दूसरा प्रश्न है ज्ञान प्राप्ति के लिए एक निष्क्रिय शब्द देखिए मित्रों यहाँ पर नेगेटिव है। अभ्यास व दोहराने की प्रक्रिया, रटने की बात कर रहे हैं, अभ्यास की बात कर रहे हैं। अभ्यास पॉजिटिव है, दोहराना नेगेटिव है। उद्दीपन प्रक्रिया के संबंध की प्रक्रिया। तो प्रश्न नंबर 8 में जो सबसे ज्यादा सही प्रश्न है, जो सबसे ज्यादा सही विकल्प है वह विकल्प है ए। विकल्प क्या कहता है? ज्ञान के निर्माण की। विकल्प ए हमारा सही है। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आशना अच्छा करती है, वह दूसरों के द्वारा अच्छा देखा जाना चाहती है, वह लॉरेंस वर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में? तो नैतिक विकास लॉरेंस कोलबर्ग पर हम स्पेशल वीडियो लेकर के आएंगे, लेकिन तब तक हम यहाँ देखते हैं कि कौन सा है। पहला है कि पूर्व पारंपरिक, दूसरा है पारंपरिक, तीसरा है उत्तर पारंपरिक और चौथा है अमूर्त संक्रिय। इसमें आसना अच्छा करना चाहती है क्योंकि वह दूसरों के द्वारा अच्छा देखा जाना चाहती है। इसमें लॉरेंस वर्ग के नैतिक विकास के पारंपरिक चरण का पालन हो रहा है। तो पारंपरिक चरण मित्रों ये है, इस पर पूरी वीडियो हम लाएंगे। प्रगतिशील कक्षा, सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है, पाठ्य पुस्तकें सीखने का एकमात्र स्रोत हैं, बैठने की व्यवस्था पूरी तरह तय होती है और पाठ्यचर्या मानी। इन चारों में जो सबसे सही विकल्प है वो मित्रों क्या है? ए है, सीखने का स्वरूप सामाजिक। प्रगतिशील कक्षा का मतलब क्या है? सीखने का स्वरूप सामाजिक होगा। चलिए मित्रों, इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस पर बल देता है। तो देखिए 2020 की शिक्षा नीति जिसका मसौदा तैयार किया गया है 2019 में, इस पर देखते हैं विकल्प ए, लचीला बहुत स्तरीय गति आधारित
बहुस्तरीय गति आधारित बच्चों के केवल संज्ञानात्मक विकास के संबंधित पहलू, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या में मानकीकरण और बच्चों में स्मरण कौशल पर मापने की प्रक्रिया की बात की गई है। देखिए, अगर आप नहीं जानते तो आप ऑप्शन सी को सही मान सकते हैं, लेकिन ऑप्शन सी नहीं सही है, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन सी नहीं सही है, डी नहीं सही है और बी भी नहीं सही है। लचीला बहुस्तरीय गति। तो इसके बाद हम जब पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ, जो प्रश्न 12 पूछा गया है, देखिए क्या क्वालिटी है प्रश्न की, इतना आसान नहीं है, पढ़ने के बाद भी आपको समस्याएं हो रही होंगी। प्रश्न नंबर 12 मित्रों क्या कहता है? प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित अंतर्वैयक्तिक बुद्धि का आलेख करती है? कह रहे हैं हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा जो है प्रतिपादित बुद्धि का आलेख कर, प्रतिपादित अंतर्वैयक्तिक बुद्धि का क्या करती है? आलेख करती है। चलिए, ऑप्शन की बात अगर किया जाए तो मौखिक व लिखित भाग में प्रति संवेदनशीलता, ध्वनि व ताल के प्रति संवेदनशीलता, दूसरों के विचार व इच्छाओं को समझने की क्षमता और खुद को समझने की। इन चारों विकल्पों में जो सबसे सही विकल्प है मित्रों, वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाता है। ऑप्शन नंबर सी, दूसरों के विचारों व इच्छाओं को समझने की क्षमता क्या कहते हैं? हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित अंतर्वैयक्तिक बुद्धि का आलेख। ये प्रश्न नंबर 13, वाइगोत्स्की के संरचनावाद की किस भूमिका का अहम है? किसका अहम है? भाषा का, कल्पना का, स्कीमा का या इनाम का? प्रश्न नंबर 13 में जो सही विकल्प है वो विकल्प नंबर ए है। वो क्या है? भाषा की बात। इसके बाद जाते हैं, चलते हैं ऑप्शन नंबर 14, बच्चों के सीखने का आकलन करने के लिए एक शिक्षिका को किन तरीकों को इस्तेमाल करना चाहिए? बच्चों को आकलन करने के लिए शिक्षिका को किन तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए? नंबर 1, कक्षा में की गई अंतःक्रिया, नंबर 3, पोर्टफोलियो, नंबर 4, आत्मा। तो इनमें जो सही विकल्प है मित्रों उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। 14 में कक्षा में की गई अंतःक्रिया सही है, परियोजना ये भी सही, पोर्टफोलियो ये भी सही है और आत्म आकलन, स्वयं का आकलन करना चाहिए, ये भी सही है। इस प्रकार जिसमें तीनों सही है वो बातें होंगी, इसमें तीनों सही नहीं है, इसमें तीनों सही नहीं और इसमें भी नहीं। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 3 जो है। प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति से बहुत प्रश्न उठे हैं, तो आपसे निवेदन है आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है? नंबर 1, विद्यार्थी को कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जाए। नंबर 2, विद्यार्थियों का उनके सहपाठियों की तुलना में प्रदर्शन। नंबर 3, विद्यार्थियों के सीखने में कमियों व अभाव तकनीक ताकि उसकी असफलता पहचान की जा सके। विद्यार्थियों के रटने की क्षमता को बढ़ाना। ज्यादातर शिक्षक यही करते हैं कि उनको दे देंगे टॉपिक और उस पर कहेंगे कि आपको इसको याद करना है, तो याद करना नेगेटिव पॉइंट है बाल विकास की दृष्टि से। ग्रामर जो प्राचीन भाषाएं हैं, प्राचीन ग्रंथ हैं, उनको याद किया जाता था, लेकिन आज रटने की प्रणाली को गलत माना गया, इसलिए आप बच्चों पर विशेष ध्यान दीजिए कि वो ट्रेनिंग करें, वो पढ़ें, वो रटे ना, वो खेलें, वो सामाजिक जीवन से जुड़े। इन सारी बातों को पॉजिटिव देखिएगा और आपको परीक्षा में निश्चित सफलता है। प्रश्न नंबर 15 की बात चलते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है मित्रों? निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम समावेशन में बाधक है? प्रश्न नंबर 1, कक्षा का अनुशासन एक दूसरे के लिए पारस्परिक सम्मान पर आधारित। बी, सामग्री को केवल कुछ विद्यार्थियों को जरूरत के लिए पूरा किया। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम समावेशन में बाधक है? विकल्प ए कहता है कि कक्षा का अनुशासन एक दूसरे के लिए परस्पर सम्मान पर आधारित है। विकल्प बी कहता है कि सामग्री को केवल कुछ विद्यार्थियों की जरूरत को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। विकल्प सी, शिक्षार्थी सभी विद्यार्थियों की भागीदारियों को प्रोत्साहित करता है। विकल्प डी कहता है विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिव्यक्ति लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समर्थन दिया जाता है। ऑप्शन चारों में से कौन सही है? तो हम देखेंगे ऑप्शन नंबर बी सबसे ज्यादा करेक्ट है। सामग्री को केवल कुछ विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया जाता है, कम समावेशन में बाधक है। बाधक की बात करेगा तो ऑप्शन नंबर बी सही हो। इसके बाद मित्रों चलते हैं प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 17 में मित्रों हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा हाशिए के समूह के विद्यार्थी को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करता है? शैक्षिक संस्थानों पर पहुंच, अधिकारों में क्षमता, भाग लेने का अवसर
और सामाजिक वर्तिकाग्र। तो प्रश्न नंबर 17 अगर देखा जाए मित्रों, तो प्रश्न नंबर 17 का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, सामाजिक वर्तिकाग्र। अगले वीडियो में इस पर भी हम विशेष चर्चा करेंगे, जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक रहेंगे उसको आगे बढ़ाएंगे। ऑप्शन नंबर 18 पर हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम, अक्षमता, सुगमता या सुसंगत रूप से लिखने की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है? डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया और डिस्प्रैक्सिया। तो इसमें मित्रों हम देखेंगे विकल्प बी सबसे ज्यादा सही है, डिस्ग्राफिया। लेखन संबंधित अक्षमता की बात किया जाए तो डिस्ग्राफिया के साथ हमारा आंसर जाएगा। इसके बाद मित्रों देखते हैं प्रश्न नंबर 19 की अगर हम बात करें तो क्या कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास श्रवण विद्यार्थियों के सफल समायोजन में बाधा उत्पन्न करता है? विकल्प ए कहता है विद्यार्थियों को अपने आप से बात करके सीखने दें। विद्यार्थियों को विकल्प बी कहता है मौखिक परीक्षा के बजाय लिखित परीक्षा दी जाए। विकल्प सी कहता है बाद में उपयोग करने के लिए टेप पर दत्त कार्यों के निर्देश रखें। और डी कहता है दत्त कार्यों के मौखिक निर्देश हों। तो ऑप्शन नंबर 19 का सही विकल्प जो होगा वो विकल्प नंबर बी के साथ जाएगा कि विद्यार्थियों को मौखिक परीक्षा के बजाय लिखित परीक्षा दें। इसके बाद मित्रों हम चलते हैं इस वीडियो के लास्ट प्रश्न, जो 20वां प्रश्न है। इसके बाद आगे के जो प्रश्न हैं वो फिर आगे हम करवाएंगे। तो यहां हम देखेंगे मित्रों कि प्रश्न नंबर 20 कहता है निम्नलिखित में से प्रतिभावान विद्यार्थियों की विशेषता कौन सी है? धीमी समझ, जिज्ञासा की समझ, सोच में सटीकता की आवश्यकता, आसान कार्यों को चुनने की प्रवृत्ति। विकल्प नंबर 20 का जो सही विकल्प है, जो सही आंसर है वो है सोचने में सटीकता की आवश्यकता।